सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदी रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों मुस्लिम महिला ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगी भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे और खासकर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे। तो ये वीडियो काफी खास होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि किसी भी अंग्रेजों को हमारे ऊपर उंगली उठाने की ताकत नहीं है। उंगली तोड़ देंगे, साथ में हाथ भी तोड़ देंगे। हमारे भारत का लूटा हुआ खजाना पहले अंग्रेज वापस करे। तो कल ये भी कह दिया कि अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे। हमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके अंग्रेज भागा था। हमारे वीर भगत सिंह जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। हमारे सावरकर जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। और भागा तो भागा, साथ साथ में भारत के सारे खजाने को लूट कर भागा। तो अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हम अंग्रेज को आंख दिखाएंगे और उन्हें हमारी आंख देखनी पड़ेगी। और अगर हमारी आंख नहीं देखनी है, हमारा अहंकार नहीं देखना है, तो भारत से लूटा हुआ सारा खजाना पहले रिटर्न करो अंग्रेजों। हम पीओके में इलेक्शन करवाएंगे। अब जब पीओके जो है वो हमारे अखंड भारत का हिस्सा होगा, तो वहां पर जितने भी प्राण प्रतिष्ठा होंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए कौन जाएगा? मोदी जी तो जाएंगे ही, हर हाल में जाएंगे। जाना ही आज भारत चांद पर जा रहा है। आज भारत सूरज को फतह करने की कोशिश कर रहा है। आज भारत के इसरो में मुसलमान युवा जवान लड़कियां काम कर रहे हैं। आज भारत में जो शिक्षक मुसलमान हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका जा रहे हैं। और भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है। भारत का अगर आप एजुकेशन का डेटा देखिएगा तो हम 79.8% शिक्षित हैं। और आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? या तो 72 वर्जिन गुरुओं का दीवाना बन के घूम रहा है, और या तो फिर गटर में कूद रहा है, और या तो बम गोली बारूद कर रहा है। अभी थोड़ी हो रही है, जैसे पीओके से थोड़ा थोड़ा होता था, बलोच से थोड़ा थोड़ा होता था, अब वैसे ही सिंध प्रोवांस से भी धीरे धीरे आवाजें निकलनी स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान ऐसे ही तो इत्तू सा है, वो भी भीख मांगा हुआ है। वो तो नेहरू को मर्जी थी देने की, उसने बाप की जागीर समझ करके दे दिया नेहरू साहब ने पाकिस्तान जिन्ना को जमीन। अब आप उसमें से भी सोचिए कि पीओके अलग हो जाता है, बलोच अलग हो जाता है, सिंध प्रोवांस अलग हो जाता है, तो बचता है। पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा लफ्ज चुना ना आपके प्रधानमंत्री के लिए। डेफिनेटली हम तो हमेशा अच्छे अल्फाज चुनते हैं। आप कहते हो कि घर में घुस के मारेंगे, हमने कभी कहा है ऐसा कुछ? हम तो आपके 2023 में, अब देखिए शैला, अब आप मुझे मतलब मेरा टेम्परामेंट हाई करने वाली बात कर रही हूँ। मैं सोची थी कि आज हंसी खुशी आपके साथ सेशन करूंगी, पर आप टेम्परामेंट हाई करने की हम तो अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं। हम तो अब पीस प्रमोट कर रहे हैं, तो आप कहते हो घर में घुस के मारेंगे। अब फर्क तो आता है ना। देखिए, हम आपके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। वैसे ये हाफिज सईद ने अजमल कसब को क्यों भेजा था शैला? वो वैसे 2023 में नवाज शरीफ जो है वो यासीन मलिक की बेटी से मोदी जी को डिफेम और मलाइन क्यों करवा रहा था? जो यासीन मलिक भारत के जेल में जो आरोपी है, जिहादी है, आतंकी है, जिसने कश्मीर में जेनोसाइड और नरसंहार किया था। बेनजीर पाकिस्तान में तो यासीन मलिक लीडर के तौर पे माने जाते हैं ना, तो अपनी आइडियोलॉजी का फर्क आ जाए, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते। मैं पहले बता रही हूँ, मुझे क्लियर करने दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ, मैं फिर से कहूंगी कि हमारे यहाँ भारत में मुसलमान में जो सही और सच्चा मुसलमान है, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलता है और वाकई में वो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखता है, इंसानियत को पहले प्रथम रखता है। हमारे यहाँ मुसलमान में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, आपके यहाँ हाफिज सईद पैदा होते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान में तारिक फतेह साहब पैदा होते हैं, आपके यहाँ दाऊद इब्राहिम पैदा होता है। हमारे यहाँ मुसलमान में अगर एक्टर के रूप में लिया जाए तो शाहरुख खान और सलमान खान पैदा होते हैं, और आपके यहाँ
ऐसे ऐसे आतंकी एक्टर पैदा होते हैं जो हाथ में बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाते हैं। आप हमारे यहाँ क्रिकेटर मोहम्मद शमी पैदा होता है, आपके यहाँ ऐसा ऐसा होता है जो ग्राउंड पर ही गाजा और फलस्तीन को समर्थन देता है। तो फर्क तो है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ जो मुसलमान सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, जो वाकई में अल कुरान पर चलते हैं, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलते हैं, वो लकुम दीनकुम वलिय दीन पर चलते हैं। हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरों को दूसरे की धर्म की इज्जत करने देते हैं। हमारे यहाँ आजादी के वक्त में 1947 में 7 करोड़ मुसलमान थे, आज 20 करोड़ मुसलमान है, सेकंड मेजोरिटी हो गई है मुसलमानों की। आपके यहाँ 23.3% माइनॉरिटीज थे, आपके यहाँ 1% माइनॉरिटीज बची है। उसमें बांग्लादेश भी तो आया ना, मशरकी पाकिस्तान, जब पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश हुआ, तो उसमें भी तो हिंदुओं का और मंदिरों का बंटवारा हुआ, तो वो भी परसेंटेज इस एतबार से भी डिक्रीज हुई। उसके बाद फिर भारत में भी बहुत से हिंदू गए, अभी भी दिल्ली में मौजूद है ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 1947 में 23.3% माइनॉरिटीज पाकिस्तान में थे, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, 2 बार से था पाकिस्तान। और 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, तो क्या 1% रह गए थे पाकिस्तान में और 22% चले गए थे बांग्लादेश? अरे पाकिस्तान की हिस्ट्री कहती है कि 5 से 6% जो हिंदू थे, तो बाकी के कहाँ गए? आपकी जुबान पर और आपके कहने पर मान लिया कि 5 to 6% चले गए बांग्लादेश, तो बाकी के 20% 19% कहाँ है? कहाँ है 19%? दीजिए मुझे वो 19% को वापस। मैंने तो कल एक नेशनल न्यूज पर कहा कि किसी भी अंग्रेजों को हमारे ऊपर उंगली उठाने की ताकत नहीं है, उंगली तोड़ देंगे, साथ में हाथ भी तोड़ देंगे। हमारे भारत का लूटा हुआ खजाना पहले अंग्रेज वापस करे। मैंने तो कल ये भी कह दिया कि अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे वीर भगत सिंह जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सावरकर जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। और भागा तो भागा, साथ में भारत के सारे खजाने को लूट कर भागा। तो अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हम अंग्रेज को आंख दिखाएंगे और उन्हें हमारी आंख देखनी पड़ेगी। और अगर हमारी आंख नहीं देखनी है, हमारा अहंकार नहीं देखना है, तो भारत से लूटा हुआ सारा खजाना पहले रिटर्न करो अंग्रेजों, तब तुम हमारे ऊपर मुंह पे चढ़ के कुछ बोल सकते हो। और आज देखिए, जो बिडेन हो या ब्रिटिश का ऋषि सुनक हो या कोई भी हो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको उनकी सही औकात याद दिलाई है, आज झुककर सलाम करते हैं सब। तो उसी तरीके से देखिए, मैं इस बात के लिए मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा है कि मोदी जी की तुलना जो है, कंपैरिजन जो है वो नेल्सन मंडेला से की गई है। पर मेरे हिसाब से मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अवतार के तौर पर मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से 53 साल में कांग्रेसियों ने भारत का बेड़ा गर्क किया था, भारत की सिविलाइजेशन और सभ्यता को खत्म किया था, भारत के संस्कार को खत्म किया था, भारत के संविधान के साथ खेल किया था, छल कपट किया था इंदिरा गांधी ने, तो उन सारी चीजों को बेहतर किया है पिछले 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मुझे आपत्ति नहीं है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया नेल्सन मंडेला से मोदी जी को मिला रही है, मुझे इस बात की आपत्ति नहीं है, पर ये स्टोरी मतलब बेवजह की स्टोरी पकाने की जरूरत क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज देखते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, जब जो है नवाज शरीफ की पोती की जो नवासी की शादी थी, तो बिना बताए आ गए थे। शायद उनका नवाज शरीफ के साथ कोई फैमिली टर्म थी, ये बहुत अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। तो इस दफा भी उनकी गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कि वो इसी तरह बिना बताए अपना जहाज पाकिस्तान पे लैंड करवा दे। देखिए, वो आपकी बात है ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो हो सकता है कि ये चीजें, देखिए हमने तो बड़ी कोशिश की है। और देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी नो डाउट सबको पता है कि इस टाइम बिल्कुल कहते हैं ना कि बर्बाद होने के किनारे पे आई है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी पड़ोसियों के साथ ट्रेड बेहतर हो जाए, अफगानिस्तान के साथ हो जाए, और इंडिया इसमें अहम एलिमेंट है।
हमारी जो ताजिर कम्युनिटी है वो इंडिया से बात करना चाहती है। लेकिन जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट इस वजह से नहीं कर रहा कि शायद इनके पास 2 पैसे आ जाएँगे, शायद इनके हाथ से वो भीख का कटोरा जो है सो कॉल्ड छूट जाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला तो मिलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या पता आपके पीएम मिलाने का काम कर दें, क्योंकि हमारी कोशिशें कहीं न कहीं पे तो फेल होती दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपके पूरे सवाल का जवाब बहुत खूबसूरत तरीके से देना चाहूँगी। हाँ। आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, वाक़ई में मोदी की गारंटी बहुत बड़ी गारंटी होती है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की ज़ुबान से अगर कोई शब्द निकल जाता है, तो वो पूरा होता है। और देश की जनता भी जानती है कि अगर मोदी जी के मुँह से निकला है, तो वो पूरा होना है। ठीक हो गया। आर्टिकल 370 उन्होंने कहा था, पूरा हुआ। उन्होंने 3 तलाक बैन करने को कहा था, पूरा हुआ। उन्होंने ओबीसी के लिए कहा था, पूरा हुआ। उन्होंने 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराने को कहा था, पूरा हुआ। इकोनॉमी को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाने को कहा था, पूरा हुआ। जिन योजनाओं का नाम उन्होंने लिया था, आज वो योजनाएं घर-घर तक पहुंच चुकी हैं। अब रही बात कि मैंने आपको पहले भी कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जहाज क्या पता कि पीओके ही उतरेगा। वो तो एक बहुत बड़ा चेंज है ना। देखिए पाकिस्तान ने तो 77 सालों से कह रहे हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर चाहिए, क्या ले पाया? आपने अपना सवाल किया ना, आप जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। आपका सवाल कंप्लीट हो गया, अब मुझे पूरा जवाब कंप्लीट करने दीजिए। देखिए मैं भी कह रही हूँ, योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जी भी कह रहे हैं, पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो ये जो आप लोगों, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को या आपके पाकिस्तान की सरकार को ये अनुमान मिल रहा है कि मोदी जी क्या पता पाकिस्तान आ जाए, मैं आपको कह रही हूँ ना कि मोदी जी का जहाज क्या पता पीओके लैंड कर जाए, क्योंकि जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर में इलेक्शन है, उस इलेक्शन को करने के बाद तो हमें पीओके में इलेक्शन करवाना ही है हर हाल। पीओके में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अरे फाइटर जेट और चॉपर तो कहीं भी लैंड कर सकता है, क्या बात कर रहे हैं? आपके पीओके के लोग ही उसका पूरा इंतजाम करके देंगे। आपके जहाज की लैंडिंग जगह नहीं छोड़ी है। वो लोग पीओके के लोग ही कहेंगे मोदी जी आइए और हमें भी आधार कार्ड दे के जाइए, ये आपके पीओके के लोग ही कहेंगे। अब आपने कहा कि आपकी सरकार चाहती है कि फॉरेन पॉलिसीज या बाकी चीजें हमारे साथ वो दुरुस्त करे। आप अफगान के साथ भी चाहते हैं करना, आप भारत के साथ भी चाहते हैं करना, आप दोबारा फिर से अरब के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं। अब मुझे इसमें बिना टोके मुझे अपनी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा, ठीक है? देखिए मुसलमानों की हरकत है कि पहले वो गरियाते हैं, पहले वो बेइज्जत करते हैं और उसके बाद फिर सामने वाले से अपनी जरूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर लेते हैं। ये मुसलमानों का के रगों में चल रहा है, ये उनके ब्लड में चलता है। अभी हालिया में 2023 में जो पाकिस्तान में रह रहे अफगानी थे, उनको आप लोगों ने जो बेइज्जत करके बेघर किया है, उसके बाद आपको लगता है कि अफगानिस्तान की सरकार आपके साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता रखना चाहेगी? जब आपसे बात भी करना चाहेगा, आपने अफगानियों की बहू बेटियों को बेदर्दी से जुल्म सितम ढा करके उनका बना बनाया घर को तोड़ फोड़ करके कब्जा करके उनको लात मार के निकाला है कुत्तों की तरह पाकिस्तान से। और जमाने से रहे हुए अफगानियों को आपने सिटीजन भी नहीं दिया था। जमाने से रह रहे भारत से गए हुए लोगों को आज तक आप लोग मुहाजिर बोलते हैं। इसके बाद आप कैसे सोच भी पा रही हैं कि अरब आपसे बात करेगा, यूएई बैठ करके आपसे बात करेगा? आप अभी तक हिजाब में फंसी हैं, आपका पाकिस्तान अभी तक लुंगी में फंसा है, आपका पाकिस्तान अभी तक मदरसे में फंसा है और वहां सऊदी अरबिया में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है। आप तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान लुंगी और हिजाब से तो बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं। ये बात तो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सेट की जाती है वैसे ही फिर लोगों का जो है तज्जिया निकलता है। हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट के बीच अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि जो वीज़ा बैन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच इसमें क्या कोई सुधार आएगा? इसके साथ साथ ये जो एक नफरत की दीवार है क्या ये ख़त्म हो जाएगी? और इसके साथ साथ जब 4 जून को नई गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बनेगी
तो वो अपनी जो नेबर, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी जहां तक हम जान पाए हैं कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, तो क्या इंडिया जो है पाकिस्तान को अपना नेबर मानता है या नहीं मानता? ये सारा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ चाइना पे है? नहीं, हमारा हमारा फोकस सब जगह है, पूरी दुनिया पर है। हमारे जो फॉरेन ब्यूरोक्रेट्स है, हमारी जो एजेंसीज है, वो सब पर नजर रखती है। और गाहे बगाहे आपके पाकिस्तान के लोगों को भी हम ही बचा लेते हैं। अब चाहे वो हमारी नेवीज बचाए, हमारी आर्मीज बचाए, या हमारे भारत का तिरंगा झंडा बचा ले, गाहे बगाहे पाकिस्तानियों की जान जो है वो हम बचाते रहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमने पढ़ा है और उसमें इंसानियत प्रथम है, इसीलिए बचा लेते हैं। अब देखिए शैला, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान देश की युवा लड़की होने के नाते और एक बहुत ही प्रोमिनेंट और एक बहुत ही रिनाउंड रिपोर्टर होने के नाते आपकी जुबान से, आपके लहजे से पाकिस्तान की उन्नति की जो फिक्र नजर आती है वो मुझे बहुत आकर्षित करती है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, इसलिए मैं आपके साथ बहुत खुशी खुशी बैठती हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा भी लगता है आपको मतलब बहुत कड़क जवाब देने में, क्योंकि जैसे मैं भारत की युवा हूँ और भारत तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि आपका भी देश जब बहुत उन्नति करेगा, डेवलप करेगा, तो आप भी बहुत प्राउड फील कीजिएगा, इसीलिए आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। लेकिन आप लोग पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक मुसलमान देश की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो है कि आपके अंदर से डिक्टेटरशिप नहीं जा रहा है। जो सुन्नी मुसलमान कहीं भी होते हैं उनके अंदर वो डिक्टेटरशिप रहता है। हालांकि पूरे 56 कंट्रीज ने ये डिक्टेटरशिप को बहुत कंट्रोल किया है और साइडलाइन किया है, पर भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान ये डिक्टेटरशिप खत्म नहीं कर रहे हैं। और मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट होता है, पाकिस्तान सून टू बी पार्टीशन इनटू 4 पार्ट्स। बहुत जल्द चार हिस्सों में बट जाएगा पाकिस्तान। मुझे नहीं पता पाकिस्तान कितना छोटा बचेगा, लेकिन 4 हिस्सों में बट जरूर जाएगा, क्योंकि क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में शैला हमेशा बहुत एक्टिव रही हैं। आप खुद देखिए कि पीओके के जो आसार नजर आ रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ब्लंट, आप मुझे बोलिएगा कि जो पीओके के जो आसार नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार या आपकी आर्मी पीओके को संभाल पाएगी? आई डोंट थिंक सो। उसके बाद ब्लोच में जो आसार नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी सरकार, आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी आर्मीज ब्लोच के बढ़ते हुए प्रदर्शन को और पाकिस्तान की खिलाफत को वो मोहब्बत में चेंज कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। सिंध प्रोवांस से भी अब धीरे धीरे जो आवाजें हैं वो निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी थोड़ी हो रही हैं, जैसे पीओके से थोड़ा थोड़ा होता था, ब्लोच से थोड़ा थोड़ा होता था, अब वैसे ही सिंध प्रोवांस से भी धीरे धीरे आवाजें निकलनी स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान ऐसे ही तो इत्तू सा है, वो भी भीख मांगा हुआ है। वो तो नेहरू को मर्जी थी देने की, उसने बाप की जागीर समझ करके दे दिया नेहरू साहब ने पाकिस्तान जिन्ना को जमीन। अब आप उसमें से भी सोचिए कि पीओके अलग हो जाता है, ब्लोच अलग हो जाता है, सिंध प्रोवांस अलग हो जाता है, तो बचता क्या है? बचता क्या है? सियालकोट पंजाब की अगर हम बात करें तो मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि हमारे आसाम के बहुत बड़े लीडर ने कहा था, सारे भारत के लोगों को कहा था कि वोट करो ताकि सियालकोट पंजाब हमारे हिस्से में रहे, लेकिन मुसलमानों ने वोट करके पाकिस्तान को दिया। जानबूझ करके मुसलमानों ने वोट किया ताकि वो पाकिस्तान में जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। आपने चीन की बात कही है, तो मैं इस पर भी आपको एक बहुत अच्छी खबर मैं देना चाहूंगी। चाइना के सिलसिले में सिर्फ पाकिस्तान बात नहीं करता है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करती है, या आप जैसे रिपोर्टर्स बात नहीं करते हैं, हमारे भारत के राहुल बाबा भी बात करते हैं, जो गांधी परिवार के आखिरी चश्म चिराग हैं। और 1962 में 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन पर जो कब्जा चाइना ने किया था, अब तो वो लेकर रहेंगे, हम तो लेकर रहेंगे। हालांकि गांधी परिवार के नेतृत्व में, गांधी परिवार के शैला नेतृत्व में चाइना नाक के नीचे से 38,000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली और गांधी परिवार सोता रहा। गांधी परिवार को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नाक के नीचे से पाकिस्तान बन गया
और नेहरू बड़े खुश रहे कि हम तो प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। आज मुझे एक बात बताइए शैला, जिन्ना का परिवार आज भी जिंदा है, मानती है इस बात को? पर किसी ने खुद को एनआरआई बना दिया है, किसी ने खुद को भारतीय नागरिक बना दिया है, किसी ने खुद को अमेरिकन सिटीजन दे दिया है, कोई अपने आप को नेस वैडिया बोलता है, कोई अपने आप को निधि वैडिया बोलता है, पर कोई ना पाकिस्तान बसता है, ना जिन्ना का नाम लेना पसंद करता है, ना जिन्ना की पहचान से अपनी पहचान बनाना पसंद करता है, और ना ही अपने एंसेस्टर को कभी याद करता है। आपको नहीं लगता है एज अ सिटीजन, युवा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको फील नहीं होता है कि ये जिन्ना की सबसे बड़ी हार है कि उसका परिवार, उसका अपना ब्लड खुद को पाकिस्तानी कहने से घिन करता है ना? आज भारत चांद पर जा रहा है, आज भारत सूरज को फतह करने की कोशिश कर रहा है, आज भारत के इसरो में मुसलमान युवा जवान लड़कियां काम कर रहे हैं, आज भारत में जो शिक्षक मुसलमान हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका जा रहे हैं, और भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है। भारत का अगर आप एजुकेशन का डेटा देखिएगा तो हम 79.8% शिक्षित हैं। और आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? या तो 72 वर्जिन गुरुओं का दीवाना बन के घूम रहा है, और या तो फिर गटर में कूद रहा है, और या तो बम गोली बारूद कर रहा है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर रहा है। और ऑन दी अदर हैंड आप भारत के मुसलमानों को भी देखिए, हम मदरसा जाएंगे, हम मदरसा में पढ़ेंगे, हमको मदरसा भेजो, हमको बुर्का पहनना है, हमको हिजाब पहनना है, हमको 4 बीवी वाला कंसेप्ट मनाना है। अरे क्यों कर रहे हो? पढ़ लो, लिख लो, कुछ बन जाओ, आगे बढ़ो, तरक्की करो, भारत की उन्नति में अपने आप को पार्टिसिपेट करो, देश उन्नति कर रहा है, तुम भी उन्नति करो। तो ये जो मतलब मानसिकता है ना, ये सुन्नी मुसलमानों की मानसिकता नहीं है। नाज़िर जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछूंगी कि जैसे हम आज स्पेसिफिकली एक मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी का विजिट और उनकी तीसरी दफा जो हुकूमत है, एक चीज है जो मैंने अक्सर, क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियोस करती हूँ, तो भारत के रोड शो भी हम अक्सर, जैसे आपकी वीडियोस भी अक्सर लेते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो उसमें जो भारत के मुसलमान, उनका ये कहना है कि तीसरी दफा मोदी को नहीं आना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं और नेशन को बांट रहे हैं, और अगर तीसरी दफा जब ये आएंगे हुकूमत के अंदर तो जो है मुसलमानों को ये बहुत ज्यादा किनारे लगाएंगे, बहुत ज्यादा जो है मजहबी फसादात हो सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है ये चीजें जो है वर्स हो जाएंगी। ये बहुत से एरिया जो मेजोरिटी मुसलमानों की है, उनका ये कहना है। जैसे हमने वो शो भी देखे जो कि हैदराबाद से थे, जहां पर बीजेपी के जो है पार्टिसिपेंट, उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ा, तो उनका भी ये कहना था कि भाई ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होने लगे, कांग्रेस के जमाने में ये नहीं था। और यही नैरेटिव पाकिस्तान में भी है कि जब से बीजेपी आई है ना, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया है, और इसलिए जो है पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो भारत के मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाते हैं। सिमिलरली कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी कंसर्न दिखाते हैं कि जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ये भारत के अंदर बीजेपी के राज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, क्योंकि आप मुसलमान भी हैं, साथ बीजेपी के साथ भी होती हैं, वकील भी हैं, केसेस भी लड़ती हैं। तो हम तो यहाँ पर एक न्यूट्रल बात करेंगे, क्योंकि हमारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कांग्रेस से भी हैं, ऐसे हैं जो बीजेपी से भी हैं, ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो पाकिस्तान से भी हैं। तो नाज़िर अली खान की न्यूट्रल राय क्या है? क्या वाकई भारत जो है मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी जो है भारत को डिवाइड कर रहा है? क्या इसकी थ्योरी क्या है जो एक नैरेटिव अब के इलेक्शंस में सामने आ रहा है? देखिए, मोदी जी का तो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। भारत में जितनी योजनाएं आई, सबका फायदा मुसलमानों ने उठाया है। ठीक हो गया। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में, उन योजनाओं का लाभ तो मैंने मुसलमान घरों में जाकर के दिया है, मैंने अपने हाथ से दिया है। और गाहे बगाहे आप रोड शो वगैरह मेरा रिएक्शन करते रहती हैं। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, कांग्रेस मुसलमानों को वो सारी कुरीति, वो सारी अश्लीलता, वो सारी बेहूदगी खुले आम करने देती थी, जो नहीं करना चाहिए था, जो संवैधानिक तरीके से गलत था।
अब कांग्रेस के जमाने में निर्भया के आरोपियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह के 4 बजे खुलता था। अब कांग्रेस के जमाने में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिल जिंदा है, वो अफजल गुरु जो पार्लियामेंट पर अटैक करता था। कांग्रेस के जमाने में याकूब मेमन जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट करता था, वो आराम से फलता फूलता था, पुसाता था। कांग्रेस के जमाने में भारत के सरकार के खजाने से 30 करोड़ रुपए अजमल खसब पर खर्चा किया जाता था। उसके बिरयानी का भी ख्याल खुद सोनिया एंटोनियो रखा करती थी। कांग्रेस के जमाने में मदरसा छाप, लुंगी छाप, गटर छाप, मुगले आजम, ठरके आजम, जाहिले आजम जो जैसे करना चाहते थे वैसे वैसे होता था। कांग्रेस के जमाने में मदरसे के अंदर एनल सेक्स हो रहा है, होने दो। मदरसे के अंदर लड़कियों का मोलेस्टेशन हो रहा है, होने दो। लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, उनके उजू को कोई टच कर रहा है, करने दो। उनका धर दबोच करके कोई गैंग रेप कर रहा है, करने दो। तो ये खुली छूट वाकई में कांग्रेस के जमाने में मुसलमानों को थी, एकदम थी। मतलब जितनी बेहूदगी, बदतमीजी और क्राइम मुसलमान करना चाहते थे और मॉडर्न जजिया उठाना चाहते थे, वो सारी पॉसिबिलिटीज कांग्रेस के सरकार के जमाने में मुसलमानों को खुली छूट थी। अभी क्या है कि अब तो योगी जी साफ लफ्जों में बोलते हैं कि इधर तुमने किसी भी बेटी का तुमने दुपट्टा छुआ और दूसरे ही गली पे तुमको यमराज मिल जाएगा। अब आतंकवादियों के लिए को बेल कराने के लिए या मर्सी पिटिशन के लिए सुबह के 4 बजे सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं खुल सकता है, बिल्कुल नहीं खुल सकता है। कांग्रेस के जमाने में मुसलमान बेटियों के मुंह पे 3 तलाक चिपकाया जाता था। अभी क्या है कि 3 तलाक मुसलमान लड़का देगा वो सीधा जेल जाएगा। अभी क्या है, मुसलमान लड़का रेप करेगा वो सीधा 3 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से ताउम्र के लिए पूरी उम्र के लिए जेल खटेगा। तो अभी क्या है कि अब संविधान बहुत सख्त हो गया है, कानून बहुत सख्त हो गए हैं। आप मॉडर्न जजिया क्यों उठाइएगा? आप मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, कमाइए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हमें कांग्रेस सरकार से दिक्कत थी क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियां खुले आम रात बिहार में बाहर नहीं निकल पाती थी। हमें दिक्कत थी क्योंकि यहाँ पर मुसलमान मर्द किसी को भी धर दबोच करके, सूरत शक्ल अच्छी होती थी तो धर दबोच करके उसका बलात्कार करते थे। 5-5 साल की बच्ची का बलात्कार 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी। 2023 की बात मैं बता रही हूँ, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ और उसके बाद फिर उसको भट्टी में डाल के जला दिया। दूसरे दिन वर्कर ने देखा कि उंगली है किसी बच्ची का। जब पोस्टमार्टम हुआ, सारी चीजें हुई तो पता चला बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, 5 साल की बच्ची के साथ। तो पाकिस्तान में स्टिल अभी तक ये चल रहा है, 2 साल 3 साल 5 माह। इसीलिए भारत के मुसलमान लौंडों को, मुसलमान मर्दों को बहुत कंसर्न है कि कहीं मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के मुसलमान जो मस्जिद में बलात्कार कर रहे हैं और अनल सेक्स कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। कहीं 5-5 साल की बच्ची को धर दबोच करके 55 साल का बूढ़ा जो सेक्सुअली यूज कर रहा है, ये सब बंद हो जाएगा तो फिर मुसलमान मर्द कैसे जी पाएंगे? इसीलिए भारत के मुसलमान आप लोगों की फिक्र कर रहे हैं, कोई अश्लीलता पाकिस्तान में बंद ना हो जाए, कोई बेहूदगी और बेशर्मी पाकिस्तान में बंद ना हो जाए। इसीलिए भारत के मुसलमान फिक्रमंद है पाकिस्तान मर्दों के लिए। आपके लिए फिक्रमंद नहीं है, वो मर्दों के लिए फिक्रमंद है। नाज़िया जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और अब मैं ये कहूँगी, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी यहाँ पर कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम है और जो हमारा लिटरेसी रेट है इंक्रीज होने के बजाय बहुत डेंजरसली जो है डिक्रीज हो रहा है। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर नहीं है और जो जहालत की हद इतनी है, जैसे नाज़िया जी ने कहा कि पहले ये होता था, अब कानून हमारा सख्त हो गया, लेकिन हमारे मुल्क में जो भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बेटी का कर रहा है और उसको मार रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी रियासत जो है वो हेल्पलेस है और वो कोई ऐसा कानून नहीं ला रही। और मैं इस चीज़ को क्रेडिट भी दूंगी कि बीजेपी के गवर्नमेंट ने 200 से ज़्यादा जो है जो बिल हैं वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर पास करवाए हैं अवाम की वेलफेयर के लिए। तो आपकी
पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छा काम हुआ, साथ साथ क्राइम कंट्रोल होंगे तो एक बेहतरीन माशरा जो है वो बनेगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने पड़ोसियों की अचीवमेंट को डिस्कस करते हैं और साथ साथ हम इस चीज को भी बड़ा कीनली देखते हैं कि यार हमें अब ना भारत की बड़ी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत डेंजरसली इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली आपके पास भी बहुत ज्यादा यूथ है, तो कहीं ना कहीं जो है, जैसे मोदी जी ने एक दफा कहा था कि आए गुर्बत को खत्म करते हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जो आज 2024 में हमारे साथ हो रहा है, ये उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि ये क्राइसिस जो है पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन शायद तब हमारा एजेंडा और हमारी जो सोच थी वो किसी और लेवल की थी, और हमने ज्यादा एनर्जी, मैं खुद मानती हूँ, हमने अपनी ज्यादा एनर्जी दोस्तों इसलिए लगा दी कि हम दुनिया के अंदर भारत को बदनाम कर सके। अगर हम अपनी एनर्जी इसमें लगा देते कि हमने भारत के साथ मिलकर चलना है और अपना एक नाम बनाना है, तो शायद आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच ओपन बॉर्डर होते यूरोप की तरह, और मैं और नाजिया अली खान बजाय ऑनलाइन हम एक जगह पर बैठ के डिस्कशन कर रहे होते। कितना अच्छा होता है ना। इंडिया के लोग बुरे हैं ना पाकिस्तान के लोग बुरे, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे नजरियाती फर्क जो है ना वो दोनों नेशंस को बहुत दूर ले जाता है। आइडियोलॉजी के बेस पे हम बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड फिर से अगर मोदी जी आते हैं तो उनका वेलकम है पाकिस्तान में, जरूर आए। हमें जरूरत है अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन यहाँ पर लैंड करें और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे लिए लेके आए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें मुझे, नाजिया जी को दे इजाजत। बाय बाय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाजिया अली खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज किया बल्कि ये बात भी की कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्यों बेहतर नहीं हो सकते। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान मीडिया में ये बात चल रही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे पहला दौरा वो अपना पाकिस्तान का करेंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।